हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है भारत में भाषा एवं लिपि का विकास। ठीक है, भाषा और लिपि जो है भारत का, वो का विकास कैसे हुआ और अलग अलग टाइप का भाषा क्या चीज़ है, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग बेहतर तरीके से आपको वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा और लिपि दो अलग अलग शब्द है। ठीक है, हम लोग कभी कभी समझते हैं कि भाषा और लिपि एक ही चीज़ होता है, लेकिन नहीं, दोनों एक नहीं होता, अलग अलग चीज़ होता है। कैसे अलग होता है वो भी देखिए। भाषा मनुष्य के विचारों का अभिव्यक्ति का माध्यम है जो बोली जाती है। भाषा क्या होता है? हम बोलते हैं, कोई भी भाषा हम लोग बोलते जाते हैं। हम लोग हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं या फिर बंगला हो या फिर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा बोलते हैं, वो एक्चुअली में हो गया भाषा। लेकिन उसे हम लिपि नहीं कर सकते। लिपि क्या होता है? देखिए, बोलना बोलना जो बोलते हैं वो होता है भाषा, जो लिखित फॉर्म होता है वो होता है लिपि। लिपि का अर्थ है लिखित या चित्रित करना, चित्र बनाना। ठीक है, चित्र बनाना, कोई भी चित्र का बनाना या फिर लिख देना, वो होता है लिपि। ठीक है, भाषा से उत्पन्न ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि किया जाता है। जो हम भाषा बोलते हैं और उसको जो लिखते हैं, जब लिखते हैं तो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे वो होता है लिपि। ठीक है, यानी कि भाषा और लिपि अलग चीज़ होगी। भाषा होता है बोलना और लिपि एक तरीके से लिखना वाला हो जाता है। ठीक है, तो भाषा से उत्पन्न ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग भाषा के चिन्ह, देखो, चिन्ह और ढंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, चिन्ह और ढंग अलग अलग होते हैं अलग अलग भाषा के। भारत की संपूर्ण वर्तमान लिपियाँ, जो कि अगर मान लीजिए जितना भी लिपि वर्तमान में है, खाली अरबी और फारसी को छोड़कर सभी जो है ना ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। यानी कि उसका जो जितना भी अभी लिपि है देखने को मिलता है, उसका जो विकास हुआ है, यानी कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्या तो समझते हैं कि भारत में भाषा और लिपि का विकास हुआ कैसे? तो भारत में लेखन के विकास का इतिहास लंबा और जटिल है। यानी लिखने का सिस्टम जो है आज का नहीं है, काफ़ी पुराना, बहुत पहले से लिखा जा रहा है। ठीक है, एक समय आप लोगों ने सुना होगा कि पहले लिखते कैसे थे। तो वो क्या होता था कि पेड़ के जो टहनियाँ होते थे उससे लिखा करते थे। तो यानी कि अलग अलग समय का जो लिखने का तरीका भी अलग अलग था। ठीक है, तो भारत में लेखन का सबसे पहले रूप ब्राह्मी लिपि के रूप में जाना जाने वाला लिपि था। लेखन का अगर सबसे पहला लिपि का बताया गया है तो वो ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक दक्षिण भारत और श्रीलंका के क्षेत्र में इस लिपि का उपयोग किया जाता था। ठीक है, समझ ली बात को। ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये दक्षिण भारत यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर श्रीलंका। ये श्रीलंका और दक्षिण भारत, इन सब जगहों में जो होता है कि जो होता है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग ज़्यादा होता था सबसे पुराने समय में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? देखिए, ब्राह्मी लिपि पुरानी सेमेटिक लिपि पर आधारित थी, पुरानी सेमेटिक लिपि पर। ठीक है, जिसे अरामाइक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लेखन के विकास के इतिहास में अगला महत्वपूर्ण चरण गुप्त लिपि का विकास था। ठीक है, अगर ब्राह्मी लिपि था, उसके बाद गुप्त काल में भी जो लिपि प्रयोग होता था वो लिपि सबसे इम्पोर्टेंट में से आता था। ठीक है, इस लिपि का उपयोग दक्षिण उत्तरी भारत के क्षेत्र में 4वीं से 6वीं शताब्दी तक किया गया था। ठीक है, 4वीं से 6वीं शताब्दी तक गुप्त लिपि का प्रयोग किया गया था। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से ही ली गई थी। जो होता है गुप्त लिपि जो भी थी, तो वो भी, उसका भी विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ था। तो चलिए समझते हैं कि अलग अलग लिपि, कौन कौन से लिपि वर्तमान में भारत में हैं या फिर उसका इतिहास कैसे रहा। तो सबसे पहला जो लिपि है वो है सिंधु लिपि। तो वो सिंधु लिपि कैसे था, क्या था, वो देखिए। सिंधु लिपि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रारंभिक संस्कृतियों में से एक थी। भारत के उपमहाद्वीप का अगर सबसे पहला जो लिपि अगर था तो वो था सिंधु लिपि। ठीक है, यह संस्कृति अपनी अनूठी लिपि के लिए जानी जाती है। ठीक है, यह सिंधु लिपि थी, एक अनूठी लिपि थी। यानी कि सबसे पहला भी एक तरीके से लिपि समझिए ब्राह्मी के अंदर में ही आते हैं। तो एक अनूठी लिपि थी, मतलब यूनिक था। इसका उपयोग इस क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। जो भी अगर सिंधु सिंधु सभ्यता के आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग जो भी भाषा बोलते थे, तो उन्हें जो लिखने के लिए यूज होता था तो वो था सिंधु लिपि। यानी कि और इसे
चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के चित्र भी बनाए जाते थे, तो उसे चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता था। ठीक है, इस लिपि का प्रयोग क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। इसमें विभिन्न ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉट और डैश का उपयोग होता है। जैसे डॉट होता है, डैश होता है, ये डॉट डैश का इस लिपि में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, यानी कि सिंधु लिपि में डॉट और डैश का प्रयोग होता था। ठीक है, दूसरा जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख है, जिसका पहला नाम ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी है। ललित विस्तार में जो एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, उसमें 64 प्रकार की लिपि का वर्णन है। तो उसमें पहला जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि और दूसरा लिपि है खरोष्ठी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि है पहला, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग भी जो हिंदी लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, इंग्लिश भी बाएं से दाएं लिखते हैं, तो ये भी ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। ब्राह्मी एक ऐसी लिपि है जिसका उपयोग भारत के विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। ठीक है, हर तरह के भाषाओं को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी का प्रयोग संस्कृत, प्राकृति और भारत में बोली जाने वाली कई अन्य भाषाओं को लिखने के लिए भी किया जाता था। यानी कि समझिए कि संस्कृत जो होता है, संस्कृत भाषा, उसके बाद हो गया प्राकृत भाषा, उसके अलावा और जो भी भाषा थे, बहुत सारी भाषाओं को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता था। ठीक है, यह होता रहा है। नेक्स्ट प्रकार है खरोष्ठी। ये खरोष्ठी लिपि क्या है? तो खरोष्ठी प्राचीन गांधार में गांधार भाषा लिखने के लिए खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया जाता था। गांधार भाषा का लिखने के लिए खरोष्ठी लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, यह मुख्य रूप से शाही शिलालेखों और बौद्ध ग्रंथों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। जो शाही जो शिलालेख होता था, जो शिलालेख लिखा जाता था ना, पत्थरों या गुफा में चित्र बनाया जाता था, पत्थरों में खोद खोद के बनाया जाता था, वो लिपि भी खरोष्ठी लिपि में होता था। यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। अब देखिए ये चीज़ क्या हो गया, दाएं से बाएं। समझिएगा बात को, खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं और लिखा जाता है। इसके अलावा इस लिपि का उपयोग बैक्टीरिया, कुषाण साम्राज्य, सेगाडिया और सिल्क रोड में भी किया गया। यानी कि कई और क्षेत्र से जहाँ पर खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया गया। खरोष्ठी लिपि एक प्राचीन लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भी किया जाता था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है संस्कृत। यानी कि संस्कृत जो कि किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि संस्कृत, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है संस्कृत, तो हम लोग संस्कृत को जानते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भारत के सबसे पुरानी और सबसे पवित्र भाषाओं में से एक है। आप लोग को ये भी मालूम होगा, जैसे रामायण, महाभारत और बहुत सारे जो भी धार्मिक किताब है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत का महत्व इससे बढ़ जाता है। ठीक है, इसके उम्र और प्रभाव के कारण इसे अक्सर सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है, क्योंकि इसका खोज बहुत पहले हुआ है, तो ऐसा लगता है कि संस्कृत से ही अन्य भाषाओं का जन्म हुआ, यानी कि जननी कहा जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में सदियों से संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले बताया कि धार्मिक जो किताब है या आध्यात्मिक किताब है, वो सब किताब मैक्सिमम संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। इसकी लिपि का प्रयोग पवित्र और सुंदर माना जाता है। ठीक है, सही बात है, बहुत सुंदर और पवित्र भी माना जाता है कि संस्कृत का उपयोग स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ साथ कुछ सरकारी कार्यालयों में भी किया जाता है। स्कूल कॉलेज में तो संस्कृत का पढ़ाई होता है, ये तो हम जानते हैं। इसके अलावा सरकारी का कई जगह होते हैं सरकारी कार्यालय, वहाँ पर भी संस्कृत का उपयोग होता है। ठीक है, प्राकृत लिपि दक्षिण एशिया में प्रयोग होने वाला एक प्राचीन लिपि है। इसे ग्रंथ लिपि के रूप में भी जाना जाता है। यानी ग्रंथ लिपि, क्योंकि ग्रंथ लिखा जाता है इसे, तो ग्रंथ लिपि भी कहा जा सकता है इसको। अगला प्रकार है प्राकृत। ठीक है, प्राकृत आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो बौद्ध धर्म जो माता बुद्ध से महात्मा जैन थे, वो प्राकृत जैन लोग जो थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, प्राकृत लिपि दक्षिण एशिया में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन लिपि है। दक्षिण एशिया में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था। ठीक है, देखो इसे ग्रंथ लिपि के रूप में भी जाना जाता है। अभी इससे भी ग्रंथ लिपि, क्योंकि कई ग्रंथ जो होते हैं, कई धार्मिक किताबें प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इससे ग्रंथ लिपि इसे भी कहा जाता है। लिपि का प्रयोग संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत और तमिल सहित कई भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। समझिए बात को, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत, इसके अलावा तमिल भाषाओं को भी लिखने के लिए प्राकृत लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसे देवनागरी लिपि का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि का अग्रदूत। इसका उपयोग धार्मिक ग्रंथों और साहित्य के अन्य कार्यों के लिए किया जाता रहा है।
अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक लिपि मिलते हैं। जो अशोक ने कई, हमें पता है कि शिलालेखों के लिए बड़े बहुत फेमस रहे हैं अशोक, तो शिलालेख को भी उसने प्राकृत लिपि में खुदवाया था। ठीक है, तो यहाँ तक को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत के क्या कौन कौन सी भाषाएं और कौन कौन सी लिपियाँ रही है और उसका विकास किस तरह से हुआ था, वो सब आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोग का कमेंट